सीटेट रुक्मणी का 1 चैप्टर 1 पार्ट होगा। आज हम लोग का ईवीएस का डिस्कशन होगा और ईवीएस के डिस्कशन में सबसे पहले आपका 61 से प्रश्न दिया गया है। बोला गया है कि ठोस अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। मतलब ठोस जो अवशिष्ट होता है अगर उसको हमको हटाना है तो उससे वायु में कौन सा प्रदूषण फैलेगा, माने किससे प्रदूषण फैलेगा? भूमि की भराई में, या कंपोस्ट बनाने में फैलेगा, या कृमि से खाद बनाने में, या भस्म करने में। कौन में वायु प्रदूषण होगा? तो सिंपल कहेंगे कि अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो भस्म कर रहे हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे हमको माइंड में हमको ऐसे सोचना है कि भाई ठोस पदार्थ को हमको ख़त्म करना है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? जो वायु में प्रदूषण हो जाएगा, तो वायु में तो जब तक गैस नहीं होगा तब तक वायु प्रदूषण होगा नहीं, तो यानी कि भस्म करेंगे तभी जा करके वो वायु में प्रदूषण। आगे समझ में? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए, तो ये आसान से प्रश्न थे। आइए, अजय भोपाल में है और उसे गैंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होने, सॉरी 73 पर आ गए थे, सॉरी 62 होगा ना, 61 के बाद 62 पढ़ाएंगे। आइए, 62 नंबर सवाल क्या कहा? वह स्थान जो किसी दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश के कारण होगा। मतलब यहाँ पूछा गया है कि बाढ़ से प्रभावित होता है बहुत दिनों से, तो स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा, पुनर्वास का कारण बन जाएगा वो बाढ़ से प्रभावित होने का, स्थानांतरण का, देश प्रत्यावर्तन का, या पुनः स्थापन का। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो आप जब कोई बाढ़, मतलब लगातार बाढ़ हो जाएगा तो लोग कहेगा कि यहाँ बाढ़ आ जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में वो कहेगा यहाँ से दूसरे जगह घर बना लेते हैं, तो वो स्थानांतरण, उसको हम स्थानांतरण कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाना स्थानांतरण है, जिसको ट्रांसफर करते हैं अंग्रेजी में। तो आप समझ गए होंगे ये इसका हो जाएगा, ठीक है। पुनर्वास तो होगा नहीं, पुनर्वास का मतलब क्या होता है कि फिर से बसना तो गलती हो गया, पुनः स्थापना भी नहीं होगा, पुनः का तो कोई मतलब ही नहीं है, और देश प्रत्यावर्तन भी नहीं है। आगे समझिए। चलिए, तो इस तरह से हम निगेटिविटी को काट के भी बना सकते हैं। ईवीएस कोई ज़्यादा आपका टफ नहीं होगा, बशर्ते आपके मेंटलिटी क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ईवीएस से आप चाहेंगे तो मार्क्स पूरा उठा सकते हैं, और ईवीएस और पैडागोगी 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको पूरा मार्क्स दे सकता है, इसलिए ध्यान रखिए, ये दोनों पर ज़्यादा फोकस करके रखेंगे। टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो ऐसे शब्द को आपको याद ही करने पड़ते हैं, ठीक है। टैपियोका का दूसरा नाम आपसे पूछा है, तो टैपियोका का दूसरा नाम जो है ना कप्पा है। अब कप्पा तो आप खुद नहीं जानते होंगे कि कप्पा क्या होता है, ठीक है। पेड़ का वह हिस्सा जो ज़मीन के अंदर रहता है उसको हम जड़ कहते हैं। पहले समझ लीजिए कि जो हिस्सा जड़ के अंदर है उसको हम, ज़मीन के अंदर है उसको जड़ कहेंगे। पेड़ के ज़मीन के ऊपर हिस्सा जो मोटा होता है वो तना होता है, और तना के ऊपर हिस्सा टहनी होता है। याद रख लीजिए सारी चीज़। और पत्ती और पत्ती होता है, जो तना के ऊपर है वो या तो टहनी होगा या तो पत्ती होगा। जड़ पेड़ों को सहारा देने के साथ साथ जल ऊपरी भाग तक पहुँचता है, ठीक है, अर्थात जड़ से ही जल ऊपर जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और पर्यावरण के जैव घटकों में पेड़ पौधे जीव जंतु आदि होते हैं, जबकि अजैव घटक में आपके आते हैं वायु, जल, मृदा। अर्थात जैव और अजैव घटक को याद रखना है। इकोलॉजी के दृष्टि से, मतलब इन्वायरमेंट की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण है। ईवीएस की दृष्टि से जैव में कौन आते हैं? तो जीवित हैं सो जैव में आएंगे, और जो वायु, जल, मृदा है वो अजैव में आते हैं। और टैपियोका जो है एक प्रकार का क्या है? कप्पा है। तो कप्पा भी उसी मतलब पौधे का ही एक भाग होता है। आगे समझ में, मतलब टैपियोका कहलाता है, इस बातों को ध्यान रखना है। तो ये सारे चीज़ इनसे जुड़े हम जितना भी चीज़ है बता दिए हैं। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो ऐसे तो आपको सब जगह का भोजन देख लेना चाहिए कि वहाँ कौन सा भोजन चलता है। तो ऐसे वहाँ का जो भोजन लोकप्रिय है वो है लिंग हू फेन। ये याद ही करने वाली बात है, ठीक है, लिंग हू फेन। हांगकांग का मुख्य भोजन मांस, चिकन, सुअर, मांस जैसे विभिन्न मांसाहारी व्यंजन करते हैं। मतलब वहाँ के लोग ज़्यादातर मांसाहारी है और इसी का भोजन करते हैं। यहाँ पे जो है अपेंग, जिसको हम बाजरा या चावल का बियर बनता है, जिसको हम अपेंग कहते हैं, अपोंग, याद रखिएगा। बाजरा का जो बियर बनता है या चावल का अपोंग कहता है, आमतौर पर पिया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि अपोंग कहाँ पिया जाता है? तो हांगकांग में पिया जाता है। हांगकांग एशिया महाद्वीप में चीन देश के दक्षिण हिस्सा में पर्ल नदी के डेल्टा में एक मुहाना के पूर्व किनारा बसा हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे पर है? तो पर्ल नदी के किनारे पर हांगकांग है, ठीक है। और दक्षिण चीन का ये हिस्सा पड़ता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इकोलॉजी की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है कि हांगकांग का भोजन कैसा है। एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं हम 65 को। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? मतलब चोंच जो है ना, कैसे चोंच को काटने और खाने का काम करती है? तो वो जो है ना हुक जैसी जिसका चोंच रहेगा, हुक जैसा, वो है पक्षी को मांस को काटने और खाने में काम करता है। मतलब चोंच जो है ना तुरंत काट देता है। और वो कैसा चोंच हो? हुक जैसा, जैसे ऐसा चोंच रहेगा। तो ऐसे चोंच किस में होते हैं?
तो गौराया का भोजन जो है ना प्राकृतिक रूप से मांसाहारी होता है, मतलब गौराया मांस खाने वाले पक्षी हैं। गौराया चिड़िया का खाना मुख्य रूप से फतिंगा और अन्य छोटे कीड़े खाते हैं। हरियल पक्षी पूर्णतः शाकाहारी होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो गौराया मांसाहारी होता है गौराया, वही हरियल जो होता है आपका शाकाहारी होता है। तो शाकाहारी के चोंच अलग होंगे और मांसाहारी के चोंच अलग होंगे। कबूतर, हरियल पक्षी जो है ना वो कबूतर है, ज़मीन पर कभी और कभी ज़मीन पर तो कभी कहाँ, कभी ऊपर रहता है, इस बातों को ध्यान रखना है। ज़्यादातर ज़मीन पर वो पैर रखना नहीं चाहता है कबूतर, लेकिन रेयर केस में रखता है, तो ज़्यादातर ऊपर ही रहने का वो पसंद करता है। चलिए आइए समझते हैं। एक अध्यापिका को 4 कक्षा के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है, मतलब जल्दी से नाश्ता जो बन जाता है उसके बारे में। शीघ्रता से कौन सा व्यंजक तैयार किया जाएगा? अब इसमें बताइए कि आपको ये सारा व्यंजक पता होगा तभी ये बता सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो बनेगा वो भेल पूरी बनेगा। हाँ, सबसे पहले भेल पूरी बनेगा, ठीक है। अंडे का सैंडविच दिया है, डोसा दिया है, कस्टर्ड दिया हुआ है, तो इसमें भेल पूरी सबसे पहले बनता है। इसमें आलू प्याज लहसुन गुड़ उड़ के जड़ मतलब सब चीज़ मिला उला के एक बार बना करके तैयार कर दिया जाता है। तो भेल पूरी जो है ना, आप भेल पूरी खाए होंगे तो पता होगा, भेल पूरी जल्दी बनेगा, इस बातों को ध्यान रखें। पटचित्र की कला किस राज्य की मतलब परंपरागत या पेंटिंग हस्तशिल्प है? मतलब पटचित्र कहाँ का प्रचलित हाथों से बनाया जाने वाला कला है? तो पटचित्र जो है ये आपका है उड़ीसा का, याद कर लेंगे, ये उड़ीसा से संबंधित है पटचित्र। आमतौर पर इसमें जो होता है कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग किया जाता है। यह कला उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी चलती है। इस कला को जटिल विवरण और निहित पौराणिक असंख्य आख्यानों लोक कथाओं पर किया जाता है, मतलब ये पुराणों पर आधारित है, जिससे लोक कथा पर ये मिलता है। अब एक पेंटिंग आता है मधुबनी पेंटिंग, जिसको मधुबनी चित्रकला कहते हैं। ये मिथिला पेंटिंग भी होता है, वो बिहार के दरभंगा में, पूर्णिया में, सहरसा में, मुजफ्फरपुर में है। तो मधुबनी पेंटिंग आपको कहेगा तो बिहार में, लेकिन पटचित्र कहेगा तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल। तो ये बात आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न से। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। मतलब जिस समय महामारी चल रहे थे उस समय विटामिन सी कहा कि विटामिन सी खाइए खूब। उस समय को चुनिए जिनमें विटामिन सी प्रचुर है। मतलब किस में विटामिन सी? तो सबसे पता है कि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है। तो देख लीजिए कि कहाँ कौन है खट्टे पदार्थ। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, इस बातों को ध्यान रखें, काट देंगे। नींबू में होता है विटामिन सी, तो यहाँ भी नींबू है, यहाँ भी नींबू है। आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे दिया है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी खट्टा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ये तो ठीक है। यहाँ भी स्ट्रॉबेरी दिया है तो खट्टा नहीं होता है, इसीलिए कट गया। यहाँ पे देखिए काली मिर्च, सोयाबीन और ब्रोकली, तो ये सब में खट्टा पदार्थ नहीं है। इस तरह से ब्रोकली होता है खट्टा। अच्छा स्ट्रॉबेरी तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। स्ट्रॉबेरी फल अगर होगा कोई, अच्छा हमको स्ट्रॉबेरी वो वाला चॉकलेट वाला समझ में आ गया, वो वाला नहीं है, यहाँ फल वाला है, तो स्ट्रॉबेरी खट्टा ही होता है, ठीक है, फल वाला है, खट्टा है। और नींबू, सोयाबीन तो खैर प्रोटीन होता है तो खट्टा नहीं होगा। तो इस तरह से ये सब गलती हो गए, आपके राइट आंसर डी होंगे। चलिए आगे समझते हैं। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली भी, अगले एग्जाम में हो सकता है। किस राज्य में झूम खेती की? तो झूम खेती के बारे में आपको पता है, जो उत्तर पूर्व भारतीय राज्य हैं वहाँ पे झूम खेती प्रचलित है। तो उत्तर पूर्व में आपको ना सिर्फ मिजोरम आता है, बल्कि आपके असम भी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश भी आते हैं, नागालैंड भी आते हैं। तो जितने भी उत्तर पूर्व राज्य है वहाँ पर लगभग झूम कृषि होते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व, जो दक्षिण भारत में जो पर्व मनाया जाता है फसल काटने के समय, वो कौन से पर्व है? तो आपको ध्यान रखना है, ये दक्षिण भारत की बात चल रही है, ऐसा नहीं कि हाँ पूरे भारत को समझ लीजिएगा। दक्षिण भारत का मतलब है जो भी दक्षिणी राज्य हैं वहाँ की बात है। तो यहाँ जो है ना ओणम पर्व जो त्यौहार मनता है फसल कटाई पर ही। पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरल में, ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि ओणम कहाँ मनाते हैं, पोंगल कहाँ मनाते हैं, उगादी कहाँ मनाते हैं, ये थोड़ा कन्फर्म हम नहीं है, लेकिन उगादी और बीसू भी फसल कटाई की ही त्यौहार है। यहाँ बीसू लिखा हुआ है, हालांकि बिहू होना चाहिए, सही है, बिहू होगा तो असम, लेकिन बीसू होता तो ये असम तो दक्षिण भारत में नहीं आता है, तो ये बीसू ही होगा। आगे समझ में। आइए हम बता दे रहे हैं आपको कि ओणम जो है, ओणम, पोंगल, उगदी ये और बीसू, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके फसल कटाई से संबंधित है। ओणम केरल में मनाते हैं, और ओणम का जो राष्ट्रीय पर्व है वो केरल का जो राष्ट्रीय पर्व है वो ओणम ही है। ओणम का उत्सव सितंबर माह में मनाया जाता है, और पोंगल दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं, याद रखेंगे।
और यह पर्व 14 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। किसान का ये फसल है, इस बातों को ध्यान, किसान अपनी खुशी में ये सारे पर्व मनाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं हम अगले पर्व। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है। मतलब वर्ली एक आर्ट है और ये वर्ली जनजाति द्वारा ही किया जाता है। तो बोला है कि जो कितनी जो कि बनती है, कहाँ पे बनती, क्या चीज़ से बनती है, तो यह बनती है, आपको ध्यान रखना है, वर्ली जो बनता है वो गाय के गोबर और मिट्टी से बनता है। गाय के गोबर और मिट्टी से वर्ली बनता है, इस बातों को ध्यान रखें। महाराष्ट्र के थाने जिले में वर्ली जाति के आदिवासी रहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि वर्ली जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, इस आदिवासी जाति की कला है वर्ली लोक कला के नाम से भी जानी जाती है। दक्षिण गुजरात की सीमा तक ये फैला हुआ है, मतलब महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक ये वर्ली आपको मिलता है। वर्ली चित्रकार एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र और उनके और भी कई मूल, मतलब जहाँ जहाँ पे हो वहाँ तक जाते हैं। इस चित्रों में क्या उगाए जाते हैं? फसल पैदावार जो होते हैं, शीत ऋतु का या अन्य ऋतु का उत्सव मनाए जाते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो वर्ली जनजाति कहाँ है ये ध्यान रखना जरूरी है मुख्य रूप से। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न। भारत के किन राज्यों के समूह के कर्क रेखा से गुजरती? तो ये आपका जीके का प्रश्न है। ठीक है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से भारत में गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है, तो आपको मैप के जरिए इसको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, जब पहले प्रवेश करेगा तो गुजरात में प्रवेश करता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा पहले प्रवेश किस में करता है, तो पहले गुजरात में प्रवेश करेगा, गुजरात में आ जाएगा। गुजरात के बाद आपका आ जाता है राजस्थान, आ जाता है राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश से आगे बढ़िएगा तो आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल के बाद आगे इस तरह से बढ़ते चले जाएगा तो 8 राज्य से होकर के गुजरते हैं। लास्ट में मिजोरम होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरते हैं ये ध्यान रखना है, लेकिन शुरुआती 2-3 राज्यों को आप याद रखेंगे ताकि ये पूछा जा सकता है कि किसमें प्रवेश करता है और लास्ट कहाँ तक होता है। लास्ट में मिजोरम, त्रिपुरा में भी है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से झारखंड में भी कर्क रेखा गुजरते हैं, तो इस तरह से ध्यान रखना है सारे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा देख लीजिए। मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, गुजरात से भी गुजरता है और झारखंड से भी गुजरता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, गुजरात और ये आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। आइए 73 नंबर सवाल। अजय भोपाल में है और उसे गैंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गैंगटोक और पुदुचेरी की क्या स्थिति है? हाँ, तो ये डायरेक्शन से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ये तो आपका डायरेक्शन आता होगा कि भोपाल बोला है, भोपाल और गैंगटोक। तो सबसे पहले भोपाल किसकी राजधानी? मध्य प्रदेश की। गैंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर इंडिया की मैप की बात करें तो इंडिया की मैप की बात करें तो यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे आपका भोपाल है। अब इस तरह से आप जब तक मैप नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैप पर सभी राज्य को आपको देख लेना है, लिख लेना है। एक मैप मतलब खाली सा मैप ले लीजिएगा और उसमें भर दीजिएगा कि कहाँ कौन से राज्य हैं और कहाँ कौन से राज्य है, कहाँ किसकी राजधानी है। तो इस तरह से आप यहाँ जहाँ अजय बोला है, जहाँ पर अजय है वहाँ से गैंगटोक और पुदुचेरी की क्या स्थिति है? तो गैंगटोक और पुदुचेरी, तो पुदुचेरी तो इधर होगा, नीचे होगा, क्योंकि पुदुचेरी यहाँ पे पड़ता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से गैंगटोक आपका इधर पड़ता है। तो आप दोनों की स्थिति देख लीजिए कि डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन नीचे को हम दक्षिण बोलते हैं, ऊपर को हम उत्तर बोलते हैं, इस साइड को हम पूरब बोलते हैं और इसको पश्चिम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर अजय है तो यहाँ से नीचे आया तो क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। और यहाँ से इस साइड हो गया तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्व तो है ही, और उत्तर पूर्व के साथ साथ दक्षिण पूरा नहीं है तो दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। दक्षिण तो कौन हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम है कहीं? उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। पुदुचेरी आपका, पुदुचेरी यहाँ है, सॉरी वहाँ हम कर दिए, इस तट पर है, तो ये हो जाएगा, ये आपको दक्षिण पूर्व ही होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, ये उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। राइट आंसर इसका सी होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व इस तट पर है, पूर्वी तट पर है पुदुचेरी। ठीक है, इस मतलब पश्चिमी तट पर तो एनम है, मतलब पुदुचेरी का ही जिला है, 4 जिले हैं जो कुछ पश्चिमी तट पर हैं और कुछ पूर्वी तट पर है। तो पुदुचेरी खुद पूर्वी तट पर है, तो पूर्वी तट जो है पूर्व में हो गया, तो पूर्व नहीं ना लिखेंगे, तो दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। आगे समझिए। तो इस तरह से हमने दिशा के बारे में आपको बता दिया। आशा करते हैं कि आप इसको कैसे समझेंगे, तो दिशा से संबंधित जो चैप्टर है हमने बताया हुआ है, आप उसको जाकर के समझेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में भारत आता है? मतलब प्रवासी पक्षी है जो भारत के उत्तरी भाग में आता है, ऐसा पूछा गया है। तो ऐसे पक्षी जो है इसका नाम है एस्टिंट। एस्टिंट अंग्रेजी में बोलते हैं छोटी जलरंग किसको बोलते हैं, मतलब छोटी जलरंग किसको कहा जाता है, ये ध्यान कर लेंगे। जो उत्तर भारत में आता है, ध्रुव से आता है और उत्तर भारत में आ जाता है।
सार फ्लेमिंग एक प्रवासी पक्षी है जो ठंड से बचने के लिए और भोजन की तलाश में एशिया प्रवास करता है। तो पूछा जाता है एशिया में जो ठंड से बचने के लिए आने वाला जो पक्षी है उसका नाम क्या है, तो सार फ्लेमिंग, सार फ्लेमिंग उसका नाम है। 360 प्रजातियां हैं हमिंग बर्ड के, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमिंग बर्ड 360 मतलब इसकी क्या है, प्रजाति है। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, हमिंग बर्ड याद कर लेंगे। और ये उड़ान जो भरता है वो पीछे की तरफ उड़ान भरता है। इस बातों को भी ध्यान कर लीजिए कि जैसे कोई पक्षी का मुंह इधर है और पूंछ इधर है, तो ये हमिंग बर्ड बैक गियर में चलता है। हाँ, आगे समझिए। आपसे पूछा जा सकता है ये ईवीएस के तौर पर कि उस पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर चलता है। आगे समझ में, मतलब ईवीएस का प्रश्न बन सकता है। आइए समझते हैं। आगे है, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। मतलब रोनी कोई व्यक्ति है जो इटली से आ रही है भारत। उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ लाने के लिए कहा। मतलब इटली का सामान, पनीर जिसको कहते हैं, चीज़ का मतलब पनीर होता है। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? मतलब कैसे लाएगी तो भारत तक पहुँच जाएगी? डिब्बा में बंद करके लाएगी, निर्जलीकरण करके लाएगी, या लवण साल्टिंग करके आएगी, या निर्वात पैकिंग करके आएगी? कैसे आएगी? तो हम आपको ये सारे शब्दों को पहले बताते हैं। डिब्बा बंद तो आपको सबको समझ में आया कि डिब्बा में बंद किए आ गए, ये तो सबको समझ में आ रहा है। निर्जलीकरण क्या होता है समझ लीजिए। किसी चीज़ का जल निकाल देना निर्जलीकरण है, मतलब जल को सोख लेना। तो जल को सोखना निर्जलीकरण है। तो जल तो सोखेगा तो वो तो खराब ही हो जाएगा पनीर से, ठीक है, जल तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में लवण साल्टिंग का मतलब है नमक मिला के लाइए। जैसे अचार में नमक मिला देते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो वो नमक साल्टिंग हो गया। तो ऐसा करेंगे तो पनीर खराब हो जाएगा, पनीर है ना, ठीक है। उसके बाद निर्वात पैकिंग करके लाएंगे। निर्वात पैकिंग करने का मतलब है कि ऑक्सीजन उसमें नहीं मिलना चाहिए। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो खराब नहीं होगा। तो निर्वात पैकिंग का मतलब यही होता है, जिस जहाँ कोई माध्यम ना हो। आगे समझ में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आशा करते हैं इस चीज़ों को समझ गए होंगे। आइए समझते हैं अगले प्रश्न पे। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेगी? मतलब ईवीएस पढ़ाना है, टीचर को कैसे पढ़ाएंगे जो कि दृष्टिबाधित है, मतलब आंखों से देख नहीं सकता। तो वो जो है क्या करेंगे, वो उनको करना चाहिए कि आवाज़ में संदेश साझा करके, मतलब आवाज़ के द्वारा संदेश साझा करेंगे। पहली बात ये सही है। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करेंगे, क्योंकि लिखित व्याख्या करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। मौखिक व्याख्या ही ढेर सारी करेंगे, सही है। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, सहपाठियों से बुलवाएंगे कि भैया क्या क्या करेंगे सो बोलो, ताकि वो सुनेगा, ये भी सही है। ठोस अनुभवों का उपयोग करना, तो ठोस अनुभव नहीं चाहिए, ठीक है, ठोस अनुभव नहीं चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभव से वो देख ही नहीं पाएगा तो क्या ठोस अनुभव कर पाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। आइए अगले सवाल को समझते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। मतलब जो सुनने में बाधित है उसको श्रवण बाधित कहते हैं। बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता के प्रबंध करना है शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना है। मतलब जो भी टीचिंग कर रहे हैं उसको ऑनलाइन कर देना है। तो क्या करना चाहिए, ये चीज़ पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए सभी सही दिए गए हैं ऑनलाइन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी दिया है सब सही है। आइए समझते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, मतलब जिस समय कक्षा हो रहा है उस समय विशेष शिक्षक रखा जाए, ताकि उस बच्चे को मतलब दृष्टिबाधित बच्चे को बताते चलेंगे, ठीक है। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, तो केवल उनके लिए कक्षा का प्रबंध करने का मतलब दृष्टिबाधित है तो ऑनलाइन अगर करा रहे हैं तो उस परिस्थिति में वो उतना नहीं समझ पाएगा, तो केवल उनके लिए प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं आप। आगे समझ में, तो ऑनलाइन कर रहे हैं तो दृष्टिबाधित है तो ऐसे परिस्थिति में उनके लिए प्रबंध करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, तो ये टेक्निकल हुंड है जो जोड़ना ही पड़ेगा। और अधिक दृश्य का उपयोग करना, दृश्य मतलब देखने वाला चीज़, ताकि देख देख करके बच्चा उसको समझ पाए। वो तो कान खाली नहीं खराब है, उसका आँख तो खराब नहीं है। तो इस तरह से आपने देख लिया भाई किस तरह से करना चाहिए। आइए समझते हैं। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। शिक्षक क्या चीज़ का उपयोग करेंगे? अपनी नैतिक मूल्य को जानने के लिए, अपना व्यक्तित्व हित के जानने के लिए और अपने अंदर के अभिरुचि को जानने के लिए, ठीक है। तो इस समय शिक्षक जो है खुद का आकलन करेंगे, तभी सब चीज़ जानेंगे। खुद का आकलन करके ही जानेंगे। टीचर को कौन आकलन करेगा? टीचर तो टीचर है। आइए समझते हैं। एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरन विधि को समझाने के लिए विद्यार्थी को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। मतलब अंकुरन विधि, अंकुरन समझते हैं ना, अंकुरन विधि को समझाना है टीचर को। कौन सा
उपयुक्त क्रियाकलाप होगा, ये चीज़ बोला गया है। मतलब सबसे अच्छा उपयुक्त होगा। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, मूंग से अंकुर को निकालते हुए दिखाना, ये जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, ये सब गलत है। बीज को गमले में लगाना, ये भी गलत है। और मूंग से अंकुर को निकालते हुए दिखाना, मूंग रखिएगा तो तुरंत अंकुरित हो जाता है। तो जैसे जैसे मूंग अंकुरित होगा, ये सारी चीज़ वो इन्वेंशन देख सकता है, वीडियो क्लिप के जरिए नहीं करना है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। आइए समझते हैं 80 को, इसको पढ़िए। अध्यापिका हैं जो कक्षा 3 छात्रों की अपनी छत या खुले क्षेत्रों में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक सीट तैयार करने के लिए कहा। मतलब पहले तो अन्न को रखने के लिए कटोरे में कहें, उसके बाद उसका एक आंकड़ा तैयार करने के लिए कहें, और जिसमें उस भोजन खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। मतलब उस आंकड़ा में किसका ब्यौरा देना है? पक्षियों का, जो भी भोजन खाएगा, अन्न खाएगा, उसका ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? ऐसा क्यों करवा रहे हैं अध्यापिका? ये चीज़ बोला गया। तो ऐसा इसलिए करवा रहे हैं कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदत बताएंगे कि भाई कौन में कौन खाया। ठीक है, हाँ, ये मतलब आदत, उसका कौशल, आदत, पक्षी की आदत जो है क्या है, ये चीज़ उसको पता चल जाएगा कि कौन पक्षी क्या खा रहा है। आगे समझ में, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये छात्रों को घर का व्यस्त रखने के लिए गलत है। छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना था, नहीं, संवेदनशील नहीं करना था। जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति, तो ये सब सहानुभूति, ये सब सिखाने की चीज़ नहीं है। वहाँ पे हमें किसी का कौशल बढ़ाना होता है, तो वो चीज़ के लिए हम ऐसा करते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। मतलब जो भी देश में उत्सव होते हैं उस पर विचार विमर्श किए। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही हैं? मतलब अध्यापक जो है कौन सी संकल्पना का विचार कर रहे हैं? तो हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य का, विभिन्न संस्कृति में एकता का, उत्सवों में संस्कृति या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है, उत्सव हमें शांति और आनंद देता है। तो यहाँ पे जो होगा, ये हम यहाँ पे पहले सवाल को समझते हैं कि विचार विमर्श कर रहे हैं। सबसे पहले संस्कृति के बावजूद, मतलब संस्कृति पर के बावजूद कुछ उत्सव, संस्कृति उत्सव नहीं है यहाँ पे, पूरे देश में मनाए जाते हैं, फिर भी वो पूरे देश में मनाते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हमारी संस्कृति है, और बहुत सारे उत्सव है जो पूरे देश में मनाए जाते हैं। तो हम किस चीज़ का हम विचार टीचर उत्सव का करेंगे? तो हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, उत्सव के क्या मूल्य हैं, उस पर विचार करेंगे। ठीक है, जीवन में उत्सव के क्या मूल्य है, उस पर विचार किया जाता है, जो सबके लिए जरूरी हो। चलिए, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की एक तकनीकियों का शिक्षण दे रही हैं। उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। सबसे अच्छा युक्ति कौन होगा? क्या चीज़? भोजन बचाने की बात बता रहे हैं कि भोजन कैसे बचाया जाए। तो सही बात क्या, कैसे, मतलब कैसे हम बचाने की सही बात कर रहे हैं? तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे डी में जो लिखा हुआ है कि अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। सबसे उपयुक्त यही है कि हम सबसे पहले तो अड़ोस पड़ोस में घूमेंगे, उसके बाद घरों के उपयोग देखेंगे, किस तरह से उपयोग किए जा रहे हैं, उसी तरीके का संरक्षण विधि का प्रयोग होगा। आगे नहीं समझ में? तो इस बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पे पहला लिखा था कि विभिन्न संरक्षण विधियों का प्रतिरूप चार्ट बनाएंगे। चार्ट बना लेने से संरक्षण नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद है नमूनों का प्रदर्शन करके भी संरक्षण नहीं होता है। संरक्षण वास्तविकता करना है तो कैसे खराब हो रहा है उसको पहले जानेंगे, तब तो हम संरक्षण करेंगे। हमको यही पता नहीं कि खराब कैसे हो रहा है, मूसा का खा जा रहा है कि कीड़ा खा जा रहा है कि लोग फेंक दे रहे हैं, तो हम कैसे बचाएंगे? तो उसके लिए तो सबसे पहले अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे? आगे समझ, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। ईवीएस जो टीचर हैं वो एनसीईआरटी के पार्ट 2 फुलवारी पाठ पढ़ा रही हैं। मतलब फुलवारी चैप्टर का नाम है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं? कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकती हैं? तो इसमें जो है वो संसाधन का जो प्रयोग करेंगे वो भारत के मानचित्र ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मानचित्र भारत, देखिए भारत का मानचित्र ले लेंगे तो ये पता चलेगा कि कौन से फूल कहाँ उगाया जा सकता है। आगे समझ में, तभी तो जहाँ मर्जी जो फूल उगा देंगे तो वो थोड़ी ना इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। हाँ, इन्वायरमेंट नहीं पता चलेगा, सब जगह का इन्वायरमेंट बताना होगा ना, तभी ना हम फूल बता सकते हैं कि कौन फूल कहाँ उग सकता है। और डायरेक्टली हम राजस्थान में बता देंगे कि यहाँ पे फूल लगा दो तो उगेगा। हाँ, तो इन्वायरमेंट बताने के लिए आपको पूरे भारत का इन्वायरमेंट बताना होगा। ठीक है, मधुबनी चित्रकला
को भी बताएंगे कि देखो यहाँ पे ऐसे फूल बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब इस तरह का फूल होगा, तो यहाँ फूल यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। ठीक है, विभिन्न स्थानीय फूलों को बताएंगे कि कहाँ कौन फूल उग रहा है, और कार्यपत्रक भी करेंगे, मतलब सब के सब करेंगे। कार्यपत्रक का मतलब होता है कि लिस्ट बनाएंगे कौन से कहाँ होंगे। आगे समझिए, तो इस तरह से सभी के सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए, मतलब फालतू का शिकार जो करते हैं उसके लिए हमको बच्चा को संवेदनशील बनाना है। तो कौन से विधि सबसे ज़्यादा जो है प्रभावकारी होंगे बच्चे पर, जो हम बच्चा को बताएं और वो हमारे बात को मान ले। तो वाद विवाद करेंगे उस पर। ठीक है, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुत करेंगे, नारे लिखेंगे। तो इसमें जो है देखिए, इसमें क्या करना है कि अगर हम क्लिप दिखाएंगे ना किसी को हत्या करते हुए, मतलब कोई भी क्लिप का मतलब होता है समाचार पत्र का जो क्लिप होता है उसमें छपता रहता है कि किस तरह से किसने हत्या कर दिया है, तो दिखाएंगे कि ये क्या है, ये तो बहुत ज्यादती हो रहा है किस पर, शिकारी जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, शिकार करके अत्याचार कर रहे हैं, जिससे वो संवेदनशील हो जाएंगे। अगर हम पोस्टर प्रस्तुत खाली करते हैं तो पोस्टर प्रस्तुति में आपको रियलिटी शो नहीं करता है, रियलिटी शो समाचार पत्र में ही शो किए जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा प्रभावित लोग समाचार पत्रों से ही होते हैं, पोस्टर से कम। कई व्यक्ति है जो ज़्यादा पोस्टर देखता है, ज़्यादातर आदमी समाचार पत्रों को ज़्यादा फॉलो करता है, इसीलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे समझ में। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशील तरीका। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर रूढ़िवादी छवि को हमको दिखाना है तो नुक्कड़ नाटक ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, नुक्कड़ नाटक सही होगा। ठीक है, समाज पर्यावरण के उद्देश्य के सफल बनाने के लिए पाठचर्या किस पर आधारित होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना ये है, पर्यावरण के बारे में अधिगम होना चाहिए, सही है। पर्यावरण के मध्य अधिगम होना चाहिए, सही है। और पर्यावरण के साथ के बारे में के माध्यम से पर्यावरण लिए अधिगम, पर्यावरण के लिए होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा, हो सकता है मिसप्रिंट होगा तो यही आंसर। पहले बारे में जानेंगे, फिर के माध्यम से जानेंगे, पर्यावरण के माध्यम से, और फिर के लिए जानेंगे। आगे समझ में, ये ध्यान रखिएगा, एक सीरीज है, आपसे पूछा जा सकता है कि के बारे में एक नंबर पर आता है, के माध्यम से दूसरे नंबर पर आता है, के लिए तीसरे। आगे समझ। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है, मतलब कुल मिला के समझ गए ना, सवाल को समझ गए ना। तो सवाल जब समझ में आ गया है तो इसमें क्या बोला गया कि छात्र को गुलाब के पौधे देखने के लिए कह रहे हैं। छात्र उसमें देख क्या रहे हैं, कुछ में फूल नहीं दिया है, हाँ, और लेकिन कहा कि भाई जो फूल दिया है वो कितने दिन में बाहर निकल रहे हैं, ये देखने को कहा गया है। तो इसमें बोला है कि कौन सा अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाह रहे हैं विद्यार्थी में। तो पहला जो दिया हुआ है कि प्रयोग में आंकड़े को दर्ज, मतलब स्वाभाविक है कि रोज रोज देखेंगे तो आंकड़ा दर्ज करने की कौशल बढ़ जाएगा, ये तो सही ही हुआ। अच्छा, जहाँ जहाँ एक है वहाँ वहाँ हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों तो कट गया। ऐसे सवाल हम ऐसे भी बनाते हैं। तो अब आपके पास दूसरा जो दिया हुआ है, छात्रों में जिज्ञासुकता बढ़ जाएगी, तो जिज्ञासा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो उसके बाद यही दो आंसर हो जाएगा, बाद बाकी प्रकृति सौंदर्य और ये सब। आगे समझो, चलिए। ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं, मतलब जहाँ पे ट्रैफिक रहता है उस समय भी चालू ही रखते हैं वे। एक ईवीएस शिक्षक से इस विषय पर कक्षा में चर्चा की, वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है। मतलब वो जो है कह रहे हैं कि, मतलब ये बता रहे हैं कि देखो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैफिक पर भी मतलब इंजन बंद नहीं करेंगे, चाहे वो जितना देर चलते रहेगा गाड़ी को चलते छोड़ेंगे। तो इसमें क्या चीज़ वो बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो वे जी यहाँ देखिए, तो इसका राइट जो होगा, यहाँ पे पूछा क्या गया, सबसे पहले शिक्षक जो ईवीएस शिक्षिका हैं वो क्या कर रहे हैं कि चर्चा कर रहे हैं, क्या चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, तो ट्रैफिक चौराहे। तो यहाँ पर वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में तो वो बता ही रहे हैं, इसकी स्किल दे ही रहे हैं।
अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी का भी उपयोग करना है। मतलब जो संसाधन अनवीकरणीय होगा, जैसे जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो सब अनवीकरणीय, जो चलते छोड़ रहा है गाड़ी तो अनवीकरणीय संसाधन की चर्चा हो गया। प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग भी होगा, ठीक है। और सरकार इससे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, तभी तो गाड़ी चल रहा है, ठीक है। सरकार अगर कदम उठाती तो ऐसा लोग नहीं करते। तो ये सारे चीज़ का वर्णन किया। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही हैं जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं कि छात्र को तरीका सिखा रहे हैं, क्या चीज़ की, ताकि वो घर के पर्वों को, जिस समय पर्व होता है उस समय उसको सजा सके, ठीक है। स्थानीय पदार्थों का उपयोग सही से करे, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या क्या इसमें बोला है कि इस चर्चा का उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो आपको ध्यान रखना है कि छात्रों का संरचनात्मक वृद्धि क्या कर रहे हैं, तो रचनात्मक वृद्धि इसमें हो रहा है। साथ में आपको रचनात्मक वृद्धि का कहने का मतलब है कि उनके माइंड में ये संप्रेषित कर दिया जाए कि कोई भी पर्व त्यौहार है तो हमको कैसे रहना है, कैसे करना है, तो रचनात्मक बुद्धि होगा। स्थानीय वस्तु का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित रखना, मतलब अपनी कला और संस्कृति को गंवाए नहीं रखना, तभी वो बता रहे हैं कि कैसे आप अपने पर्व में कैसे मनाएंगे। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, जो भी विक्रेता है स्थानीय विक्रेता, उनकी सहायता करना भी इसमें आ जाएगा। और यह साझा करना कि वस्तु सस्ती होती है, ठीक है। वस्तु क्या होती है, सस्ती होती है। यह साझा करना कि यह वस्तु सस्ती होती है। तो यानी कहने का मतलब है कि सभी पर यहाँ पे चर्चा होगी, पर्वों में सारे चीज़ों का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए 90 समझते हैं। कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है। मतलब अगर पर्यावरण आपको पढ़ना है, अध्ययन के लिए विद्यार्थी का आकलन करना है, तो कौन से आंकड़े आपको लेना चाहिए। तो इसमें आंकड़ा जो लेना है, दृष्टांत अभिलेख जरूरी होता है। मतलब जो दिख रहे हैं वो अभिलेख, उसके लिए आपको ज़रूरी है। बोला पेपर पेंसिल परीक्षा से आप नहीं कर सकते हैं, कार्य पत्रक से भी नहीं कर सकते हैं, और क्रम निर्धारित मापनी नहीं कर सकते हैं, अर्थात रेटिंग स्केल से नहीं कर सकते हैं। कि विद्यार्थी का आकलन कैसे गुणवत्तापूर्ण होगा, तो आपके सामने जो दिख रहा है उसी से पता चल जाएगा कि विद्यार्थी में क्या क्या मतलब गुण हो सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने अगर जो चीज़ हो रहा है, अगर हम उसको देख के अगर आकलन करें तो सही करेंगे। अगर हम किसी पेपर पेंसिल पर, तो हो सकता है दूसरा कोई लिख दिया होगा। अगर हम किसी कार्य पत्रक पर कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी दूसरे ने बता दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गलत है। ये दृष्टांत अभिलेख से, मतलब जो सामने में जो अभिलेख बना है उससे हम भरोसा कर सकते हैं। आगे समझें, चलिए आइए समझते हैं हम